दोस्तों, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक यूनिट कंप्लीट की थी, वो था अपना एंडोक्राइन सिस्टम। हम ह्यूमन सिस्टम की सीरीज चला रहे हैं जिसमें 1 बाय 1 सिस्टम मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ। मैंने जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको 4 पार्ट में स्टडी कराया था, जिसमें कंप्लीट आपसे मेरे को प्योर एंडोक्राइन, मिक्सोक्राइन कंप्लीट स्टडी कराया था। अगर आपने नहीं किया हो तो इससे पहले के जो आपका जो वीडियोस है उसमें जाकर के आप उस सिस्टम को स्टडी कर सकते हो। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें भी पार्ट्स होंगे और जब पूरे आपसे मेरे को डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो आपसे मैं करूँ, हम जो पाचन तंत्र है उसमें सबसे पहले मीनिंग है डाइजेशन। तो डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उनको सिंप्लीफाइड सरल में बदलना आपसे मेरे को क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। जैसे मैं बात करूं तो आपसे मेरे को प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना, जो फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना, जो कार्बोहाइड्रेट है उन्हें मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना आपका क्या कहलाता है, बोलो? डाइजेशन यानी पाचन कहलाता है। क्लियर? अब डाइजेशन जो सिस्टम है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो हम उसको मेजरली बड़े 4 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं कि हमें क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी आपसे मैं करूँ आहार नाल की संरचना पता होनी चाहिए, जिसके अंदर हम ओरल कैविटी से लगा कर एनस तक के सभी पार्ट की स्टडी करेंगे। क्लियर? उसके बाद अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड एंजाइम। तो हमें सेकंड जो स्टडी करना है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड एंजाइम यानी पाचन ग्रंथियां और एंजाइम स्टडी करना है। इसमें हम जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनके बारे में, उनकी स्ट्रक्चर, उनसे रिलीज होने वाले आपसे मैं करूँ जो जूसेज है, आपसे डाइजेस्टिव जूस, उनके पीएच, उनके एंजाइम, एवरीथिंग हम इस पार्ट में स्टडी करेंगे। इसी तरह से मैं आपसे कहूँ थर्ड जो हमारा पार्ट है वो मैकेनिज्म, डाइजेशन मैकेनिज्म यानी पाचन की क्रियाविधि स्टडी करेंगे कि किस तरह से आपसे मेरे को हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर डाइजेशन होता है, वो हम एक मैकेनिज्म की तरह स्टडी करेंगे। देन हमारा 4th पार्ट होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी जो पचित भोजन है उसका डाइजेशन कैसे किया जाता है वो स्टडी करेंगे। क्लियर? तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपसे मैं करूँ फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो स्टडी हम करने जा रहे हैं, जो कौन सा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री आपसे मैं कह रहा हूँ कैनाल। यस, जो हमारा फर्स्ट पार्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, उसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि जो डाइजेस्टिव हमारा ट्रैक है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसका जो हमने बोला ओरल कैविटी से एनस तक है, तो उसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं और उनकी सीक्वेंस क्या है, तो वो मैंने आपको यहाँ बताया है। सबसे पहले हम जानते हैं ओरल कैविटी आता है, मुख गुहा आता है, देन फेरिंग्स आता है जिसको हिंदी में ग्रसनी भी बोलते हैं, देन इसोफेगस ग्रसिका आता है, देन स्टोमक आमाशय आता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, छोटी आंत्र। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम। ये आपको पता होना चाहिए। इनकी सीक्वेंस में पहले क्या होता है, ड्यूोडेनम, फिर जेजुनम और फिर इलियम। यहाँ जो जेजुनम पार्ट है वो एक्चुअली ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जबकि रैबिट की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जेजुनम पार्ट एब्सेंट होता है। क्लियर? इसी तरह से आपसे मेरे को लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत्र है, उसमें भी 3 पार्ट है, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। आपसे मैं कह रहा हूँ क्या है, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। क्लियर? इसी तरह से आपसे मैं कह रहा हूँ एनल कैनाल, देन एनस। क्लियर? ये मैंने आपको क्या बताया, ट्रैक ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब क्या होता है दोस्तों, हमें ये पूरा ट्रैक स्टडी करना पड़ता है तो हमें पता चलता है कि कौन से पार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर? यहाँ पर जैसे मैं आपसे कहूँ फेरिंग्स है, फेरिंग्स जो होता है वो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन पार्ट होता है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये पता होना चाहिए। इसी तरह से स्टोमक जो है वो अभी आगे स्टडी करेंगे, ह्यूमन का भी पता होना चाहिए और जो रोडेंट होते हैं उनका भी पता होना चाहिए। क्लियर? इस तरह से मैंने आपको अभी जो बताया स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, उसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है वो ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो उसमें ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम दे रखा हो, एक ओल दे रखा हो तो ओल हो जाएगा, या आपको कोलन दे रखा हो, एक सिक्कम दे रखा हो, एक ड्यूोडेनम दे रखा हो कि ओल दे रखा हो तो ड्यूोडेनम हो जाएगा। क्लियर? ड्यूोडेनम यानी हिंदी में ग्रेनी बोलते हैं। ये जो इंग्लिश वाले वर्ड है वो आजकल ज़्यादा पॉपुलर है, आपको ये ध्यान रखना है ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम, क्योंकि अगर आप ये हिंदी वाले ध्यान रखोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी ध्यान रखोगे बायोलॉजी में, साइंस में, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर?
ओके दोस्तों, अब जब हमने एलिमेंट्री कैनाल का ट्रैक देख लिया तो हमने सबसे पहला पार्ट देखा था ओरल कैविटी। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं ओरल कैविटी मुख हुआ। तो जब हम ओरल कैविटी के अंदर देखते हैं तो हमारे ओरल कैविटी के अंदर 4 स्ट्रक्चर्स होती हैं। सबसे पहले होती है स्लेवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियाँ। एक होता है आपसे मैं कहूँ टीथ, दांत। एक होती है टंग, जीभ। और एक होता है पैलेट, तालू। सब जानते हैं। अब आपसे मैं कह रहा हूँ इसमें जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं और जो टीथ है उनसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे मैं कह रहा हूँ जो स्लेवरी ग्लैंड्स है, लार ग्रंथियाँ जो हैं वो 3 पेयर्स होती है। अब स्टडी करेंगे। जो टीथ है वो 32 होते हैं और जो टंग है, जीभ है, वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है और जो तालू है वो मुख गुहा की छत है। क्लियर? तो हमें इस तरह से आपसे मैं कह रहा हूँ इन 4 पार्ट की जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा ओरल कैविटी कंप्लीट होता है। एक्चुअली क्या है, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो ट्रैक है उसमें ओरल कैविटी और स्टोमक, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमें ओरल कैविटी में 1 बाय 1 स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे? स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम दोस्तों हमने देखा कि ओरल कैविटी के अंदर 4 पार्ट्स हैं, उसमें सबसे पहला पार्ट स्लेवरी ग्लैंड्स हम स्टडी करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो लार ग्रंथि स्लेवरी ग्लैंड जो है वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अभी हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, तब मैंने आपको पार्ट फर्स्ट जब बताया था उसमें मैंने आपको ग्लैंड्स बताई थी। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर स्लेवरी ग्लैंड का एग्जाम्पल बताया था। क्लियर? और एक्सोक्राइन का मीनिंग क्या है कि जिसमें डक्ट उपस्थित होगी, ये हमने पहले ही क्लियर किया था। अब अगर मैं आपको एक चार्ट के फॉर्म में पूरी स्लेवरी ग्लैंड से आने वाले क्वेश्चंस बताऊं तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो नेम ऑफ स्लेवरी ग्लैंड, एक जब हमने बोल दिया एक्सोक्राइन तो डक्ट पता होनी चाहिए, और आपसे मैं कहूँ पोजीशन इन ओरल कैविटी। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड तो बहुत सारी है, जैसे लीवर भी है, उसकी जो डक्ट होती है वो हेपेटिक डक्ट होती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं उनकी जो डक्ट है वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि उनके डक्ट के नाम साइंटिस्ट के नाम पर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर की हेपेटिक डक्ट होती है, सबको पता है, एग्जामिनर कभी पूछता भी नहीं है। हमें मेन चीज़ क्या है कि स्लेवरी ग्लैंड जो है उनकी डक्ट का नाम पूछा जाता है, क्योंकि उनकी डक्ट का नाम नेम ऑफ साइंटिस्ट पे है। क्लियर? अभी आपको याद करने का तरीका मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट स्लेवरी ग्लैंड की, तो मैंने कहा सब मैंडिबुलर, और इसी का दूसरा नाम होता है सब मैक्सिलरी। इनमें से कोई सा भी नाम लिया जाए एक ही बात है, सब मैंडिबुलरी, सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर है। इसकी डक्ट का नाम बताऊं तो वाटन्स डक्ट होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? पोजीशन तो एट जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, यानी ऊपरी और निचले जबड़े के संधि स्थल पे होती है। क्लियर? इसी तरह से मैं आपको दूसरी बात करूं कि नंबर 2 है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये इसकी डक्ट कौन सी होती है? रिविनियस डक्ट, और इसकी पोजीशन क्या होती है? बिलो टंग, जीभ के नीचे। क्लियर? लिंगुअल नाम से पता चल रहा है। देन पेरोटिड, इसकी डक्ट होती है स्टेंसन डक्ट, और आपसे मैं कह रहा हूं पोजीशन क्या होती है ओरल कैविटी में? बिलो ईयर। क्लियर? अब अगर दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया ये तो बुक्स पे लिखा होता है, एक्चुअली क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाता है। एग्जामिनर हमें पूछता है कि रिविनियस डक्ट किस स्लेवरी ग्लैंड की है, तो डेफिनेटली ऑप्शन यही होंगे, सब मैंडिबुलर भी होगा, आपसे मैं कहूँ सब लिंगुअल भी होगा, पेरोटिड भी होगा। स्टूडेंट क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो डक्ट आपसे मैं कह रहा हूँ है वो स्लेवरी ग्लैंड की फिक्स है, तो यहाँ पर हमारा लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो आपसे मैं कह रहा हूँ एक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि हम एवरीडे जनरल लाइफ के अंदर कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका रिलेशन होता है और वो हम एक नाम बोलते हैं तो दूसरा वैसे ही अपने आप आता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं अगर बोलता हूँ मैन तो मुझे पता है कि तुरंत हमारे उसका कनेक्ट नाम कौन सा है? वुमेन। जैसे मैं बोलता हूँ लेफ्ट, ऐसे कनेक्ट नाम कौन सा? राइट। तो बस इसी फंडे को यूज कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि आपको अगर पूछे सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड है उसकी डक्ट का नाम क्या है, तो सब मैंडिबुलर से या मैक्सिलरी से मैंने एम से मैन निकाला, तो आपसे उसकी डक्ट कौन सी हो जाएगी? वाटस डक्ट हो जाएगी। क्लियर? इसी तरह से आपसे पूछा जाए सब लिंगुअल ग्लैंड, तो लेफ्ट से मैंने क्या निकाला? राइट। तो सब लिंगुअल से क्या हो जाएगा? रिविनियस। क्लियर? इसी तरह से आपसे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हम बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं तब हम पास होते हैं। तो इसका मतलब पी के बाद आपसे मैं कह रहा हूँ क्या आता है? एस। तो यहाँ पर पेरोटिड की क्या हो जाएगी? स्टेंस।
टेंशन। तो आपको मैंने जो तरीका बताया वो समझ में आया होगा, क्लियर। तो यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन तो यही होगी, सिलेवरी ग्लैंड के नाम से डक्ट का नाम पूछा जा सकता है और डक्ट से सिलेवरी ग्लैंड का नाम पूछा जा सकता है, क्लियर। तो इतनी बात समझ में आई मेरी। यहाँ पर और क्या क्वेश्चन बनता है, हमें पता होना चाहिए कि जो पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड है वो टाइलिन एंजाइम को सिक्रेट करती है, और टाइलिन एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि कभी कभी बच्चों के अंदर ये जो पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड होता है इसमें वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है जिससे मम्प्स नामक कन्फर्डेड डिजीज होती है। तो अगर एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि मम्प्स डिजीज जो है वो किस सिलेवरी ग्लैंड में वायरस के संक्रमण से होती है, तो आंसर क्या होगा, पैरोटिड। अगर कभी पूछा जाए कि पैरोटिड में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होने से मम्प्स यानी कन्फर्डेड डिजीज हो जाती है, तो वायरस होगा, क्लियर। तो आपको मैंने एक ओरल कैविटी का कंटेंट पढ़ाया है सिलेवरी ग्लैंड, आई थिंक मेरे हिसाब से ठीक है। दोस्तों हमने सिलेवरी ग्लैंड स्टडी कर लिया है, अब हम नंबर 2 स्टडी करते हैं टीथ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ओरल कैविटी में 4 पार्ट होते हैं। नंबर 2 हम टीथ स्टडी करने जा रहे हैं। टीथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इजी है। अगर जो लॉजिक मैं आपको बताता हूँ उसको ध्यान रखोगे तो कभी आपका रॉन्ग नहीं होगा। टीथ के अंदर अगर हम बेसिक आइडिया लें सबसे पहले, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 होते हैं ह्यूमन के ओरल कैविटी में। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर होते हैं। अब एक्चुअली एनसीईआरटी पैटर्न पूरा स्टडी करते हैं तो ह्यूमन सिस्टम ही स्टडी करते हैं, इसलिए ह्यूमन के ध्यान रखना है। अब 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं हमारे ओरल कैविटी में, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर को कृंतक बोलते हैं, केनाइन को रत्नक बोलते हैं, प्रीमोलर को अग्रचर्वणक और मोलर को चर्वणक बोलते हैं। आजकल ये इंग्लिश वाले नाम ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, आजकल सब मोलर बोलते हैं, चर्वणक कोई नहीं यूज करता, फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। अब आपसे मैं करूँ, इंसाइजर के लिए आई कोडवर्ड यूज किया जाता है, केनाइन के लिए सी, प्रीमोलर के लिए पीएम और मोलर के लिए एम यूज किया जाता है। अब हमें क्या है, टीथ के बारे में हर इंफॉर्मेशन हमें पता चलती टीथ फॉर्मूले से। तो आपसे मैं कहूँ जो ह्यूमन का टीथ फॉर्मूला है वो 2123 डिवाइड बाय 2123। अब एक्चुअली मल्टीप्लाई 2 क्यों किया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है उसमें 2123 अपना जो ओरल कैविटी है उसमें हाफ अपर जॉ को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे का जो 2123 है वो नीचे के लोअर हाफ लोअर जॉ को रिप्रेजेंट करता है। अब सबकी ओरल कैविटी के अंदर इधर अगर टीथ होते हैं तो इधर भी होते हैं, इट मीन्स आपसे मैं कहूँ मल्टीप्लाई 2 यानी डबल हो जाता है। यहाँ मैंने डायग्राम में बताया कि आपको मैंने कहा हाफ अपर जो इधर है, हाफ अपर जो इधर है, तो 2123 लिखा तो मल्टीप्लाई 2 इधर भी 2123 आ गया, इधर 2123 तो इधर भी 2123। अब हम जानते हैं कि जो सबसे पहला टीथ है ये कौन होता है, इंसाइजर। तो इसका मतलब इंसाइजर कितने हुए, 224 मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना हो गया 8। अगर मैं बात करूं ये कौन सा है, केनाइन, तो केनाइन 1 और 1 2 को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 4। अगर मैं आपसे करूं ये कौन सा, प्री मोलर, 2 और 2 4 मल्टीप्लाई किया तो 2 से क्या हो गया 8। और इसी तरह से ये क्या हुआ मोलर, 3 और 3 6, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 12। तो मेरे कहने का मतलब है आपको सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो टीथ होते हैं वो 4 कौन से होते हैं। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए केनाइन टीथ के नंबर क्या है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, हर क्वेश्चन इससे आंसर निकलता है, क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूं इतनी बात मेरी। तो अब हम अगर टीथ के अंदर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि टीथ में 2 वैरायटी होती है, एक डायफायरडोंट और एक मोनोफायरडोंट। हम जानते हैं कि जो टोटल टीथ होते हैं वो 32 होते हैं, उनमें से 20 दांत जो होते हैं वो हमारे ऐसे होते हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं, और 12 टीथ ऐसे होते हैं जो जीवन में 1 बार आते हैं। तो आपसे मैं कोई यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको मैं दोनों का डिफ्रेंशिएशन बता रहा हूँ। एक होता है डायफायरडोंट, द्विबार दंती, 2 बार आने वाले दांत। आपसे मैं उन्हीं को बोलते हैं टेम्परेरी टीथ यानी अस्थायी दांत, उन्हीं को बोलते हैं मिल्क टीथ यानी दूध के दांत, क्लियर। आपसे मैं कहूँ इनमें से कोई से भी नाम से आपसे पूछे कि इनकी टोटल नंबर कितना है तो 20 आंसर होगा। और एग्जाम्पल पूछे तो हमारा इंसाइजर, केनाइन और मोलर, मोलर में आपसे मैं कहूँ एक्सेप्ट लास्ट मोलर जो विजडम टीथ है जिसको हम अक्ल डार्ट बोलते हैं, वो उसको छोड़ करके बाकी जो मोलर है वो डायफायरडोंट या टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ में इंक्लूड होते हैं, क्लियर। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ इनकी फॉर्मूले की बात करें तो आपको अलग से कोई फॉर्मूले ध्यान नहीं रखना है, आपको एक बार ध्यान रख लिया 2123 डिवाइड बाय 2123 ह्यूमन टीथ फॉर्मूला। अब आपको मैं कह रहा हूँ इसका फॉर्मूला बनाना है। अगर आपको पूछा जाए फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ
तो कैसे निकालोगे? आपको पता है 2123 डिवाइड बाय 2123, ओके, मल्टीप्लाई 2। तो हमें पता है कि इंसाइजर, कैनाइन और मोलर को इंक्लूड करना है। इंसाइजर का 2 लिख दिया, ओके, कैनाइन का 1 लिख दिया, मोलर प्री मोलर नहीं है तो 0 लिख दिया। और मोलर हमें पता है 2123 तो 3 आता है, लेकिन हमें एक छोड़ना है, कौन सा? मोलर लास्ट जो विजडम टीथ है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2102 डिवाइड बाय 2102। अच्छा, 2 2 4 5 5 बाई 10 मल्टीप्लाई बोलो कितना हो जाएगा? 20। तो इसका मतलब हुआ कि हमें इन अलग से इनका ये फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बट हमें क्या पता होना चाहिए कि जो मिल्क टीथ है वो 20 है। और एग्जाम्पल क्या है? इंसाइजर, कैनाइल और आपसे को मोलर एक्सेप्ट लास्ट मोलर। क्लियर? इसी तरह से मोनोफाइडोंट की बात करें तो मोनोफाइडोंट को परमानेंट टीथ भी बोलते हैं, स्थायी दांत बोलते हैं। इट मीन्स ऐसे टीथ जो हमारे जीवन में एक ही बार आते हैं। क्लियर? सब जानते हैं कि जो बच्चे जो हैं उनमें पहले जो दांत आते हैं, फिर आपसे मैं कह रहा हूँ जब वो बड़े होते हैं 5 6 7 साल के, तो फिर वो दांत गिरते हैं और फिर जो टीथ आते हैं वो ये और ये मिला करके आपसे मैं कह रहा हूँ पूरे कंप्लीट टीथ आते हैं, जिसमें ये तो डबल आ जाएंगे और ये एक ही बार आएंगे, जो कितने होंगे? 12 टीथ। इसका मतलब ये वाले दांत बचपन में शुरुआत में नहीं आते, ये एक ही बार आते हैं। क्लियर? और आपसे इसमें कौन सा आएंगे? जो रिमेनिंग होंगे, एक तो प्री मोलर, एक लास्ट मोलर। लास्ट मोलर मतलब विजडम टीथ। क्लियर? अगर फॉर्मूला बनाना हो तो क्या हो जाएगा? जब इसमें इंसाइजर है ही नहीं तो 0 कर दिया, जब कैनाइन है ही नहीं तो 0 कर दिया, मोलर 2 1 2 3 में 2 लिख दिया, और लास्ट मोलर यानी विजडम को लिखना था 1 तो 2 और 1 3 3 और 3 6 और मल्टीप्लाई 2 से किया तो 12 हो गया। क्लियर? तो आपसे मैं करूँ ये जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब आपसे मैं करूँ जो लास्ट मोलर है जिसको विजडम टीथ कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि वो आफ्टर 16 ईयर 16 साल के बाद आता है। अब मैंने कहा आफ्टर 16 ईयर्स यानी इसका मतलब हुआ कि वो 16 साल के बाद आएगा। किसी में 20 इयर्स में, किसी में 30, किसी में बोलो लाइफ लॉन्ग भी नहीं आता, किसी में आता है तो पता भी नहीं चलता, और किसी में आता है तो रात की नींद खराब हो जाती है। इट मीन्स ऐसा हमारा कौन सा होता है? विजडम टीथ यानी अक्लेडार्ड होता है। क्लियर? तो आपसे मैं करूँ इतना, आपको मैंने टीथ के अंदर सबसे पहले नंबर फॉर्मूला बताया, अभी डायफाइड और मोनोफाइडोंट बताया। क्लियर? और अब हम स्ट्रक्चर ऑफ टीथ स्टडी करने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी हमने जब मोनोफाइडोंट और डायफाइडोंट स्टडी कर लिया, अब टीथ के अंदर और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पता होना चाहिए। आपसे मैं करूँ टीथ जो है, मैंने आपको बताया अभी सबसे पहले नंबर, नेम, आपसे मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला, मोनोफाइडोंट, डायफाइडोंट, ये सबको पता रहता है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ भी इम्पॉर्टेंट है। अब आपसे मैं कहूँ जो टीथ होता है एक्चुअली उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें कुछ उसके पार्ट्स नज़र आते हैं, और मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि टीथ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा अगर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो। सबसे पहले आपसे मैं कह रहा हूँ जो हम टीथ है उसका जो हमारा वाइट पार्ट होता है, जो वाइटिश अपने को पार्ट दिखाई देता है, वो इनेमल होता है। क्लियर? अब इनेमल जो होता है उसके लिए 3 इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। क्लियर? अगर आपको कभी भी पूछा जाए हार्डेस्ट टिश्यू, अगर आपको इन अवर बॉडी हमारे शरीर का सबसे कठोरतम उत्तक पूछा जाए तो वो बोन होता है, अस्थि होता है। लेकिन हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछा जाए तो टीथ होता है, यानी इनेमल। टीथ का कौन सा पार्ट होता है? इनेमल होता है। दूसरा देखते हैं इस इनेमल पार्ट का फॉर्मेशन कौन करता है? इनेमोब्लास्ट सेल द्वारा किया जाता है। कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इनेमोब्लास्ट सेल इनेमल नाम से पता चल रहा है। क्लियर? उसके बाद अगर इनऑर्गेनिक पार्ट यानी अकार्बनिक भाग की बात करें तो 96% इसके अंदर इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। तो ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली कठोरतम पदार्थ वाली, क्योंकि ये बहुत से बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? बस उस समय ध्यान ये रखना होता है कि कठोरतम उत्तक पूछा जाए यानी हार्डेस्ट टिश्यू पूछा जाए तो बोन आंसर है, और हार्डेस्ट सब्सटेंस कठोरतम पदार्थ पूछा जाए तो इनेमल होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं ये जो मैंने आपको इनेमल बताया, ये पूरा जो पार्ट बता रहा हूं वो कौन है? डेंटिन। क्लियर? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेंटिन जो होता है वो हमारे दांत का अधिकतम भाग होता है। मैक्सिमम
पार्ट ऑफ द टीथ। इसीलिए जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनको डेंटिस्ट कहा जाता है। ये वर्ड यहीं से आया है, क्योंकि टीथ का मैक्सिमम पार्ट को हम डेंटिन बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत से बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि टीथ का अधिकांश भाग कौन सा होता है, तो आंसर होगा डेंटिन। और इसका निर्माण किससे किया जाता है? ओडोंटोब्लास्ट सेल। ये मैंने आपको इस डेंटिन के जस्ट नीचे बताई है, जो आपको मैंने ये बहुत सारी सेल्स बताई है उनका नाम है ओडोंटोब्लास्ट सेल। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इनेमल का इनेमोब्लास्ट नाम से पता चल रहा है, लेकिन ओडोंटोब्लास्ट से डेंटिन नहीं पता चल रहा है। क्लियर? इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो 69%, यानी अगर इनेमल 96 है तो उसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा? उसका 69% हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आते हैं तीसरा, सीमेंटिंग लेयर। ये जो है वो गम्स और टीथ के बिटवीन प्रेजेंट होती है और इसका निर्माण सीमेंटोब्लास्ट सेल से होता है। अगेन सीमेंट से सीमेंटोब्लास्ट नाम से पता चल रहा है, नहीं पूछा जाएगा। और इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो 62% होता है। ये 3 पार्ट मैंने बताया, इसमें ये 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे गम्स है, ये बोनी सॉकेट है जहाँ पर टीथ की रूट प्रेजेंट होती है। ये पल्प पोर है और ये पल्प कैविटी है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई होती है। जब भी आपसे मैं कह रहा हूँ किसी भी पर्सन को जब कैविटी हो जाती है और आपसे मैं कह रहा हूँ उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दांतों के डॉक्टर के पास, तो वो आपसे मैं कहते हैं कि आपको कहते हैं आपका जो है यहाँ पर RCT करना पड़ेगा, रूट कैनाल थेरेपी। तो उसमें क्या करते हैं कि ये जो ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई उसको हटा करके इसको पैक कर देते हैं और टीथ परमानेंटली डेथ हो जाता है। क्योंकि नर्व सप्लाई जब तक होती है तब हमारा टीथ में पेन फील होता है, जब यही हट जाएगी तो बोलो आपसे मेरे को पेन फील नहीं होगा। क्लियर? तो ये मैंने क्या बताया आपको, टीथ की स्ट्रक्चर बताई। इस तरह से हमने आपसे मेरे को ओरल कैविटी के अंदर अभी हमने सलेवरी ग्लैंड स्टडी कर लिया और आपसे मेरे को टीथ स्टडी कर लिया। अब हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? बोलो आपसे मेरे को टंग। ओके दोस्तों, अब हम ओरल कैविटी के अंदर जो टंग यानी जीभ स्टडी करने जा रहे हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ, हमें पहले ही बताया था मैंने आपको, टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। अब क्या होता है कि टंग के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 ही सेक्शन होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक पेपिला ऑन टंग, यानी हमारी जो जीभ होती है उस पर कौन कौन से अंकुर होते हैं, पेपिला होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। और दूसरा आपसे मेरे को टेस्ट एरिया ऑन टंग, यानी हमारी जो टंग है उस पर मीठे का, खट्टे का, नमकीन का, कड़वे का एरिया यानी पोजीशन क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पेपिला ऑन टंग देखें तो आपसे मैं कहूँ हमारी जो टंग होती है उसका 1/3 पार्ट ओरल पार्ट होता है और 2/3 पार्ट फेरेंजियल पार्ट होता है, ग्रसनीय भाग होता है। क्लियर? अब आपसे मैं कह रहा हूँ जो हमारा ओरल पार्ट होता है उसी में पेपिला प्रेजेंट होते हैं। पेपिला 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बड़ी साइज के बताया, सर्कमवेलेट पेपिला, परिव्रंत अंकुर। ज़्यादा बेटर होगा इंग्लिश में नाम ध्यान रखें, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों नाम बता रहा हूँ। जो सर्कमवेलेट पेपिला हमें पता चल रहा है कि वो पोस्टीरियर पार्ट की तरफ है। उसके बाद नंबर 2 मैंने आपको बताया फंगीफॉर्म पेपिला, जो कि लेटरल पार्ट की तरफ है, कवक रूपी अंकुर। और तीसरे है फिलीफॉर्म पेपिला, जो हमें पता चल रहा है कि बीज के अंदर मिडल पार्ट पे है। अब यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन से पेपिला होते हैं जिन पे टेस्ट बड्स एब्सेंट होती है। तो जो हमारा फिलीफॉर्म पेपिला बीज के मेजर पार्ट के अंदर, वहाँ पर टेस्ट बड एब्सेंट होती है, और जहाँ टेस्ट बड एब्सेंट होगी वहाँ टेस्ट भी नहीं होगा। इट मीन्स हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका ये पेपिला उसमें फिलीफॉर्म पेपिला पे टेस्ट बड्स एब्सेंट होती है। अब आई थिंक आपको पेपिला ऑन टंग समझ में आ गया होगा। अब आपसे मैं करूँ, यानी ये डायग्राम हमारे दिमाग में तो हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब अगर टेस्ट और एरिया ऑन टंग का अगर देखें तो आपसे मैंने कहा सबसे पहले कि ये जो एपिकल पार्ट होता है, हमारे जीभ के सबसे आगे का भाग जो होता है वो मीठे के लिए होता है। क्लियर? उसके बाद सब एपिकल पार्ट होता है वो आपसे मैं करूँ नमकीन के लिए होता है। जो लेटरल पार्ट होते हैं वो खट्टे के लिए होते हैं, जो सबसे पीछे पोस्टीरियर पार्ट होता है वो कड़वे बीटर के लिए होता है। अब इसको भी बहुत सारे स्टूडेंट रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। आपसे मैं कह रहा हूँ आप सिंपल सा विजुलाइज करें, जो मैं आपको एक इंसिडेंस के जैसे बता रहा हूँ कि जब भी आप कभी किसी की शादी में खाने के लिए जाते हैं तो आई थिंक सबसे पहले आप किस पे फोकस करते हैं? स्वीट पे, मीठे की तरफ। तो इसका मतलब हमारी टंग का एपिकल पार्ट कौन सा हुआ? मीठा यानी स्वीट हुआ। अब आपको मीठे के साथ क्या चलता रहता है? आपके नमकीन। तो इसका मतलब हुआ कि एपिकल के साथ सब एपिकल कौन हुआ? नमकीन। और आपसे मैं कह रहा हूँ अगर ये आपको पता रह गया फिर तो आपको पता है कि
बहुत साइड क्या हो जाएगा, लेटर पार्ट पे खट्टा हो गया, और सबसे लास्ट में कड़वा यानी पोस्टीरियर पार्ट पे आपका क्या आ जाएगा, बिटर। तो आई थिंक आपको मेरे टंग भी समझ में आई होगी। क्लियर दोस्तों, अब हम जो हमारा ओरल कैविटी का फोर्थ पार्ट है पैलेट तालू, उसके बारे में देख रहे हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ, हम जानते हैं पैलेट जो होता है उसको ओरल कैविटी की छत बोलते हैं, और उसमें दो होते हैं, एक हार्ड पैलेट और एक सॉफ्ट पैलेट, यानी कठोर तालू और मुलायम तालू। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हमारा पैलेट है, तालू है, मुख गुहा की छत है, जिसका आगे का जो छोटा भाग होता है जिस पर ट्रांसवर्स रीड्स, अनुप्रस्थ आपसे मैं कह रहा हूँ दरारें उपस्थित होती है, वही हार्ड पैलेट होता है। जब हम टंग को ओरल कैविटी में मूव करते हैं तो जब भी ऊपर टच होता है तो हार्ड हमें लगता है, वही हार्ड पैलेट है। और आपसे मैं कहूँ सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो टंग का मैक्सिमम पीछे का भाग होता है जिस पर ट्रांसवर्स रीड्स यानी अनुप्रस्थ दरारें उपस्थित नहीं होती है। क्लियर। और आपसे मैं कहूँ जो हमारी टंग होती है उसका जो आपसे मैं कहूँ बोन जो है उससे रिलेटेड हायोइड बोन होती है, आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आज हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट फर्स्ट है दोस्तों, उसको हमने आज एक तो बेसिक सबसे पहले जाना डाइजेशन का मीनिंग क्या है, उसके बाद हमने जाना कि ट्रैक ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी नाल है उसका मार्ग क्या है, उसके बाद हमने ओरल कैविटी आज स्टडी किया है। ओरल कैविटी मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो में स्टडी करा दिया है, और आपसे मैं कहूँ जिसमें मैंने आपको सबसे पहले सलेवरी ग्लैंड पढ़ाया, फिर मैंने आपको टीथ पढ़ाया, फिर मैंने आपको टंग पढ़ाया, और फिर मैंने आपको पैलेट पढ़ाया। पूरा डिटेल से कंप्लीट स्टडी कराया है। अगर आप, जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो बताया है, अगर आप इसको स्टडी करोगे तो आपको ओरल कैविटी कंप्लीट स्टडी हो जाएगा। और मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ से बाहर कुछ बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से हर चीज़ इसके अंदर इंक्लूड की है। क्लियर। तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम के आपको इसी तरह से पार्ट्स में मिलेंगे और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका स्टडी किया जाएगा। क्लियर। तो अगर आपको आज का जो मैंने आपको लेसन स्टडी कराया है, अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। क्लियर। क्योंकि ये जितना भी अपना जो पूरा सिस्टम मैं आपको ले रहा हूँ बायोलॉजी के अंदर, सभी स्टूडेंट के लिए सब इसका बेनिफिट लें। और आपको जिस तरह से मैं स्टडी करा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट फर्स्ट कराया है, आप इसको स्टडी करें। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर विजुलाइज हो रहा है। आप चाहे तो मेरे साथ रोज का रोज, आपको मैंने आपको बोल दिया एवरीडे आपके पास एक टॉपिक आएगा, तो उसको आप रजिस्टर के अंदर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग नोट करें और आपको 3-4 दिन में एक सिस्टम रेडी हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लेंगे तो सारे सिस्टम आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।